मैथ्स का बोर्ड पेपर है 10th मार्च 25 को, उसकी हम वर्कशीट 5 रिविजन में कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, थोड़े से अच्छे, थोड़े ट्रिकी भी। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें लिखा है, इफ हाफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ रॉ डेटा ऑफ 2n वैल्यूज, ओके, हाफ मतलब n वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड बाय 2, द अदर n वैल्यूज आर डिवाइडेड बाय 2। मतलब मान लो 4 वैल्यूज हैं हमारे पास, x1 x2 x3 x4, ठीक है बिल्कुल। तो कहते हैं हमने आधी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया 2 से और आधी वैल्यूज को डिवाइड किया 2 से, बिल्कुल ठीक है। तो इससे मीन पर क्या फर्क आया, तो इसमें हम करेंगे 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 बाई 2 x4 बाई 2 और इसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, है ना। तो अगर हम इसमें सॉल्व भी करते हैं तो 4x1 4x2 कॉमन कुछ भी निकाल नहीं पाएंगे, है ना। तो इसमें इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द टू मीन्स। ऐसे वाले क्वेश्चन में आप मीन्स को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में इट्स नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द टू मीन्स। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर जो भी है, हम लोग बेस्ड ऑन द नंबर्स ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रैंडमली हम इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे। डी मार्क में मार्क कर दूंगी। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। आई थिंक सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा और बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। और इसमें कॉमन बहुत आराम से, मतलब कभी पेपर में दिख जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई तो बच्चा होगा जो इसमें गलत करके आएगा, क्योंकि इसमें 5 और जो 12 दिया हुआ है ना, थोड़े से मिसलीडिंग फिगर्स दी हुई है। कैसे? टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, पी पर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ की है क्यू, रेडियस 5, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं मेरी, इसको भी पता नहीं क्या हो गया, हाँ रेडियस 5 स्ट्रेट हो गई, तो ठीक है। दिस इज रेडियस 5, पी क्यू इज द टेंजेंट at a point P meets a line through the center at point Q। तो टेंजेंट आपस में मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट Q पर, सो दैट OQ is 12 सेंटीमीटर। अब देखो कैच ऑफ द क्वेश्चन इज, यहाँ पर राइट एंगल यहाँ बन रहा है P पर, और 12 जो है वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो PQ की लेंथ निकालने को कहा है, तो 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा डी पार्ट। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमें 5 और 12 दिखता है, हमें लगता है राइट ट्रायंगल है, तो ठीक है जी, पीक्यू की लेंथ हमने मार्क कर दी 13, ये नहीं कर दी, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। इस पर्टिकुलर प्लेस पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज पे 12 दे दिया, तो जो मेरी मिसिंग साइड है वो बेस या हाइट में से कुछ भी हो सकती है, इट विल बी 119 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन का बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है, लेकिन गलती हो जाती है एक्साइटमेंट में, जल्दी में। तो लिखा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2bdx माइनस 2ac(x) प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स। अच्छा, ऐसा मत सोचना है पेपर में आया नहीं हुआ है, 2bdx, ठीक है। तो मैंने स्टेटमेंट तो ठीक से कॉपी की है, तो ये ऐसा मत सोचना पेपर में नहीं आया है। रिलेशन निकालना है बिटवीन ए बी सी डी, तो मैं क्या करूंगी, इक्वल रूट्स है तो d इक्वल टू 0, तो मेरी x की टर्म ये है, b स्क्वायर क्या है 2bd प्लस 2ac माइनस यहाँ पर इसका स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac का मतलब है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई करें c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें ये तो स्क्वायर हो गया माइनस। अब यहाँ से आई विल स्टेट a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब x प्लस वाई जेड होल स्क्वायर का, हम x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 8, 2a भी होता है ना, 2abcd। बहुत अच्छे। तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आएगा, पहले 4 नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये इक्वल टू 0 है। तो अब इसको फिर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 8 ए बी सी डी माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो यहाँ से ए स्क्वायर डी स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ये देखो ये 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास जो टर्म्स बचती हैं, मैं स्टेटमेंट को रब कर रही हूँ यहाँ से, तो जो मेरे पास यहाँ से टर्म्स बच रही हैं वो है माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर
माइनस 4a² d² प्लस 8abcd इक्वल्स टू 0। अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये 4 मैंने कॉमन ले लिया, b² c² इनफैक्ट -4 कॉमन ले लिया, प्लस a² d² माइनस 2abcd इक्वल टू 0। तो ये bc माइनस ad होल स्क्वायर बन के आ रहा है, जिससे मेरे पास आ जाएगा bc इज इक्वल टू ad। अब ऑप्शंस में चेक करो, bc इक्वल टू ad, ये मुझे बी पार्ट में आंसर दिया हुआ है, तो मैं बड़े आराम से अपना ये बी पार्ट मार्क कर दूंगी क्योंकि ये वाला आंसर मेरा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा देखो, जैसे हमारे पास पैरेललोग्राम का आता है ना, द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टू फाइंड द मिसिंग वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें हम यूज करते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ऐसा ही एक हमारा फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट में, चैप्टर नंबर 7 में, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन एज sum of x coordinates divide by 3 and sum of y coordinates divide by 3। ट्राइंगल के तीनों x coordinates उसको divide by 3 करो और ट्राइंगल के तीनों y coordinates उसको divide by 3 करो। तो कहते हैं कि ट्राइंगल तो फॉर्म हो रहा है CA BAB और BC के साथ, और जो सेंट्रॉइड है वो 0 0 है। ठीक है, बिल्कुल बात, सेंट्रॉइड है 0.00। तो ट्राइंगल में हमें वर्टिसेस देखो, x कोऑर्डिनेट्स क्या है, CAB, C प्लस A प्लस B डिवाइड बाई 3, और यहाँ से A B C, y कोऑर्डिनेट में भी A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 3 आ रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अगर मैं यहाँ से x कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करती हूँ तो मेरे पास A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने कहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो पिछली यादों को ताजा करेंगे, ये क्लास 9th से रिलेटेड है। अब ये चीज, सम ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू 0, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किसके इक्वल होता है ना। तो थोड़ी सी 9th हमने पिछली यादें, पुरानी यादें बिल्कुल उसके में जाएंगे, पिछले साल में 9th क्लास में जाएंगे, जहां पर हमने इसको सम ऑफ कंडीशनल आइडेंटिटी की हुई है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 0 देन ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का सम इज इक्वल टू 3abc। हम बिल्कुल मार्क करेंगे बी पार्ट 3abc। अब आते हैं नेक्स्ट है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ ब्लैक फेस कार्ड। तो जब हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं कार्ड को, ठीक है, ब्लैक फेस कार्ड मतलब हमारे पास देखो ना, ब्लैक में एक तो स्पेड्स होता है, एक क्लब होता है, इसका भी जैक क्वीन किंग, इसका भी जैक क्वीन किंग। तो ब्लैक फेस कार्ड है तो 6 कार्ड्स आउट ऑफ 52 आंसर हो जाएगा। जब हम 2 से कैंसिल करेंगे 3/26, तो आंसर हो गया ए पार्ट, बिल्कुल सही, हमने ए पार्ट मार्क कर दिया। देखो फिर से आ गई ना क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा वाला एक क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं आपको होगा ही। अच्छा, एक ऐसी भी बात है कि जो हमारा पेपर है ना, वो 5 सेट्स बनते हैं जो क्रॉस रीजन आते हैं। तो ये नहीं है कि अगर हमारे वाले रीजन में नहीं आया तो किसी दूसरे रीजन में आ सकता है। तो किसी ना किसी पेपर में तो ये क्वेश्चन होगा ही, 5 सेट्स में किसी एक सेट में, वो आपका है या किसी और का है, वो तो चलो पेपर देखने के बाद ही हम बताएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है x इज इक्वल टू p secant a, y इज इक्वल टू q tan a, देन वैल्यू ऑफ q स्क्वायर। कुछ नहीं करना, q स्क्वायर x स्क्वायर है ना, तो q स्क्वायर की जगह यहाँ पे x स्क्वायर दिया, मैं इसको स्क्वायर पुट कर दूंगी, secant a का होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, y की जगह मैं लिख दूंगी q tan a का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा q स्क्वायर p स्क्वायर secant स्क्वायर a माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर tan स्क्वायर है। तो p स्क्वायर q स्क्वायर कैंसिल, फिर से वही secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, secant पहले है tan बाद में है, तो ये 1 आ जाएगा। तो मेरा आंसर होगा बी पार्ट p स्क्वायर q स्क्वायर। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच से 16 cot थीटा इज 12। बिल्कुल ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाय प्लस कॉस थीटा कॉस बाय साइन। एमसीक्यू में क्वेश्चन है ना, बहुत आराम से इसको करना है। आपने क्या करना है, हमें पता है कॉट है तो हम इस रेशियो को भी कॉट बनाते हैं। कौन सी वाली, जो ये दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इस रेशियो को भी हम कोशिश करेंगे कॉट में कन्वर्ट करें। तो कॉट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय साइन करना होगा, तो 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू देखो 12/16 हो गया, 12/16 होता है 3/4। तो 1 प्लस 3/4, 1 माइनस 3/4, तो 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3। देखो आंसर कितने स्मूथली हमारा आ जाता है एज क्वेश्चन नंबर 7, as C part 7।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी है 7। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आ जाए अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो ये सर्कल दिया हुआ है और कुछ कुछ हमें कहाँ निकालने को हो। ओ इज द सेंटर बी सी डी, मतलब ये जो पॉइंट थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पर, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि बी कहाँ पर दिया हुआ है, ये पॉइंट बी है। ओ इज द सेंटर, बी सी डी इज द टेंजेंट एट सी, बिल्कुल ठीक है। देन एंगल बी ए सी, कहते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी निकालना है, इन दोनों एंगल्स का सम बताना है कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ, देखती हूँ किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और क्या दिया हुआ है हमें, ओ इज द सेंटर। अच्छा, तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन समझ ना आए ना, तो एक ट्रिक यही होती है कि इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर लो। तो ड्रॉ करने में समझ में आएगा कि हमने ए को यहाँ सेंटर से पास करवाया है और ये पी है और ये बी। सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ए सी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल और ये पॉइंट डी, और ये एंगल के बारे में पूछा हो। राइट, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है ना, तो इसको ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल जो है मेरा x इज इक्वल टू दिस एंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, आपस में इक्वल हो गया। और लकीली मुझे ये एंगल चाहिए भी, एंगल एसीडी है ना, एंगल सॉरी एंगल बीएसी, एंगल बीएसी ये वाला एंगल मुझे चाहिए भी। तो ये मेरा एंगल x आ गया, मैंने उसी को ज्वाइन कर दिया। फिर रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये मेरे पास आ गया। तो जो एंगल ACD है वो 90 माइनस x हो गया। तो अगर मैं सिर्फ वैल्यूज पुट करूं, BAC मेरे पास निकला है x और ACD निकला है 90 माइनस x। तो इन दोनों का सम मेरे पास आ गया 90 डिग्री। तो ठीक है भैया जी, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो बहुत ध्यान से करना है। अदर वे राउंड अगर इसको कुछ करना था तो आई कुड हैव गॉन फॉर डायमीटर दिया है तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये अगर ये हमने एंगल लिया है, चलो थोड़ा लंबा होगा वो ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम है, आई थिंक बेस्ट यही रहेगा तरीका, बिकॉज हमें रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर करना है। क्योंकि ये भी हमारा O से पास कर रहा है तो ये एंगल भी इक्वल होगा, दिस वुड बी x और इसके बेसिस पे 90 माइनस x, हेंस द सम ऑफ टू विल बी 90। तो नेक्स्ट पेज अपलोड करते हैं और देखते हैं आगे और कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा है पी क्यू आर इज अ ट्रेपीजियम। तो एक ट्रेपीजियम हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो जिसमें लिखा है पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपीजियम, पैरेलल साइड्स दिए क्यू आर एंड पी एस। तो ध्यान से नेम देना अपने ट्रेपीजियम को। पैरेलल साइड्स में है यहाँ पर पी क्यू आर एंड एस, बिल्कुल ठीक है कि ये दो पैरेलल साइड्स हैं। पी एस की लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, डायगोनल्स पी आर एंड एस क्यू इंटरसेक्ट एट ओ। तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन दिया हुआ है ये तो मतलब बहुत ही ईजी हो गया। सच दैट ओ पी रेशियो ओ आर इज 1:2, तो ये रेशियो 1:2 है। ऐसे ही ओ एस रेशियो ओ क्यू भी 1:2 है, तो क्यू आर की लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। तो मुझे दिया है OP रेशियो OR एज 1:2 एंड OS रेशियो OQ ऑल्सो एज 1:2। तो ये दो ट्राइंगल्स जो है कौन से वाले, ट्राइंगल OPS सिमिलर है, ट्राइंगल OPS ट्राइंगल ये वाला एंगल देखो इसके इक्वल है, तो ORQ के इक्वल है, सिमिलर है। तो मेरा जो PS है वो RQ, PS और RQ की रेशियो भी वही रेशियो होगी जो OP और OR में है, 1/2। तो PS अगर 4 है तो QR मेरा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर डबल ऑफ, वैसे भी लकीली यहाँ पे तुम्हारे पास 2 है ही नहीं तो गलती के चांस कम ही है। मुझे पता है रेशियो 1:2 है तो या तो उसका हाफ होगा या डबल, तो आंसर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। हम लोग आंसर मार्क कर देंगे अपना सी पार्ट 8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें एपी दी हुई है। सो 18th एंड 11th टर्म ऑफ द एपी आर इन रेशियो 3:2, तो a प्लस 17d। देखो एमसीक्यू फॉर्म में तो ज्यादा नहीं सोचती मैं, सिंपल ही अपना फॉर्मूला लिख दिया, 3/2 की रेशियो में है। तो यहाँ से ये 2a प्लस 34d इज इक्वल टू 3a प्लस 11d, 33d सॉरी। तो यहाँ से ये d इक्वल्स टू 2a आ गया, नहीं d इक्वल्स टू a आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इस AP का और फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम है। तो हमें कहा है रेशियो ऑफ द 21st टर्म, तो 2a प्लस 20d टू द फिफ्थ टर्म a प्लस 4d। तो ये दोनों सेम है तो ये 21d हो गया, और ये भी दोनों सेम है तो ये 5d हो गया, d कैंसल। So ratio will be 21st term थ्री इज टू टू की रेशियो दी हुई है हमने, तो 2a प्लस 34d, a
3a प्लस 33d। तो यहाँ पर ये माइनस गया d और यहाँ पर ये गया a और d आपस में इक्वल है। तो 21st टर्म का रेशियो, तो 21st का है a प्लस 20d और 5th टर्म का रेशियो a प्लस 4d। 5th टर्म तो a प्लस 4d होगा ना, तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो a और d क्योंकि सेम है हमारे, तो यहाँ पर मैंने d लगा दिया, तो मेरे पास आ रहा है 21d अपॉन 5। तो ये रेशियो तो मेरे पास जो आ रही है 21/5 आ रही है। मुझे क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे मैंने गलती की ना, देखो सबसे बड़ी गलती। तो जब ऐसा है तो अपनी गलती को पकड़ना ही सबसे बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में अपनी गलती को पकड़ना ही हमारा सबसे पहला मोटिव है। तो यहाँ पर ये 10 आएगा। ठीक है, तो अपनी गलती को पकड़ना ही सबसे बड़ा है। तो मैंने देखो यहाँ पे गलती की, इंस्टेंटली मैं चेक कर पा रही हूँ कि मेरा आंसर कुछ भी मैच नहीं कर रहा। तो कैसे करेंगे, फटाफट से देखना है आपने क्वेश्चन को, या फिर इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 34d इज इक्वल टू 3a प्लस 30d। देखो यहाँ आ गया ना। तो जल्दी में, कभी कभी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम गलती कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस गलती को हमें सुधारना है। तो a प्लस 20d टू a प्लस 4d। तो a प्लस 20d, a की जगह 4d आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 24d, यहाँ आ जाएगा 8d। अब देखो बिल्कुल हमारा आंसर आ गया 3:1। तो ये हमारा आंसर हो गया a पार्ट। अब हमारा आंसर हुआ, तो ये कहते हैं कि नेक्स्ट है ग्राफिकली दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग है। पता ही है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना a बाई बी की रेशियो, a1 बाई a2 की रेशियो, b1 और b2, तो बिल्कुल सही से पता लग रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। लेकिन देखो इंटरसेक्टिंग दो जगह दिया हुआ है, यहाँ लिखा है एग्जैक्टली 2 पॉइंट, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। हाँ जी बताओ जी, दो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है तो या तो वो इनफाइनाइटली मैनिपुलेट करेंगी या एग्जैक्टली वन यूनिक सॉल्यूशन, तो दो का तो कभी भी नहीं होता है। तो टू लाइंस इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इसमें डी मार्क करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। Question number 12. Two dice, one blue, one gray, are thrown at the same time. The probability that the sum of numbers appearing on the dice is 8. Okay. तो 36 तो हमें पता है ना, इनके ऑप्शंस होते हैं, इनके सैम्पल स्पेस होती है। तो दो डाइस का सम, तो 1 के साथ सम नहीं बन सकता, 2 6 होगा, 6 2। देन 3 के साथ 5 3 3 5। ठीक है, और फिर 4 के साथ 4 4। तो हमारे पास 5 केसेस हैं। मुझे नंबर दिख नहीं रहा है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक करेंगे आप हमेशा केसेस को। हमारे पास ये 5 केसेस ही बनते हैं, 5 बाय 36 आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, दर्शन रीजनिंग आ गई इसमें। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। चलो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, और ये स्क्वायर सर्कल में इंस्क्राइब है कुछ इस तरह से। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये स्क्वायर है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो ये भी आर हो गया। तो जब भी ऐसा केस होता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर को सर्कल में इंस्क्राइब किया गया है ना। तो ये हमारा सर्कल, बड़े अच्छे से बनाती हूँ, ये सर्कल। ठीक है, और इसमें हमने एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया है। तो पहले तो मैं दो बार इसी बात को कंफर्म करती हूँ कि सर्कल के अंदर स्क्वायर है या स्क्वायर के अंदर सर्कल है। तो इस केस में सर्कल के अंदर स्क्वायर है। तो ठीक है जी, बिल्कुल। तो सर्कल के अंदर स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, तो सर्कल की रेडियस जो है वो दी हुई है r। तो सर्कल की डायामीटर होगी 2r, और 2r होगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर आ गया। साइड एस एस, तो डायगोनल होता है √2s इज इक्वल टू 2r। तो s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2r। अब हमें एरिया निकालना है इस स्क्वायर का, जो साइड स्क्वायर होता है। साइड स्क्वायर इज √2r का होल स्क्वायर इज 2r स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ तो हम स्क्वायर के बारे में बात करें ना, तो स्क्वायर के बारे में बात करके एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इससे हमारा रिलेटेड कुछ नहीं निकलता। अगर मुझे सेक्टर के बारे में भी कुछ कहा जाता तो मैं सोच सकती थी कि हाँ हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हाँ ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, लेकिन ये मुझे हेल्प नहीं कर रहा इस फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो मैं यहाँ पर क्लियर कट मार्क करूंगी बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे में दिया हुआ है इन अ स्कूल देयर आर 2 sections of class 10,
There are 36 and 40 students in these two sections, 36 and 40. Find the minimum number of books. ये तो पिछले साल का PYQ है, पिछले साल बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है. Then number of minimum books required for their class library so that they can be equally distributed among the students. तो इसका मुझे LCM निकालना है क्योंकि हमें ऐसी बुक्स निकालनी है जो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए. ठीक है ना. तो अगर आप ये तो स्टूडेंट्स है ना, तो बुक्स निकाल लिया तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे. तो ये होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर और ये होता है 2 क्यूब इंटू 5. एलसीएम होगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 8 इंटू 9 इंटू 5 विच इज 360. सो ऑर्डर 360 बुक्स. तो यहाँ पर क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं तो आई विल गिव 10 बुक्स टू ईच स्टूडेंट और यहाँ पर 40 है तो आई विल गिव 9 बुक्स टू ईच स्टूडेंट. तो 36 स्टूडेंट्स में भी और 40 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए. ठीक है. सो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सच दैट दे कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस. सो यहाँ से मेरा आंसर आएगा 360 मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कुड बी ऑर्डर्ड. तो इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन ना एक सोच कर करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको वर्कआउट करेंगे. इसमें लिखा है HCF ऑफ 81 एंड 237 is 3. तो बिल्कुल ठीक है. एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237. तो मतलब 3 इज इक्वल टू कुछ ऐसा होगा कि जैसे हमने लिखा 81m प्लस 237n. m और n इंटीजर्स हैं. लीनियर कॉम्बिनेशन है कि जो 81 को किसी नंबर से 81 का कोई मल्टीपल और 237 का कोई मल्टीपल. अब ऑब्वियसली इफ आई एम लुकिंग फॉर लाइक 3 तो इन दोनों के मल्टीपल्स का जो डिफरेंस होगा दैट वुड गिव मी 2. पर प्लस लेती हूँ क्योंकि हम m और n की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज दोनों ले सकते हैं. ठीक है. तो लीनियर कॉम्बिनेशन में देखो यहाँ पर मैं इसके मल्टीपल्स लिखूंगी जैसे ये 162 होता है ना. इंटू 3 होगा तो ये 243 हो जाएगा. इंटू 4 होगा तो ये 324 हो जाएगा. तो कोशिश करने हैं जैसे इसका मल्टीपल है 237 राइट. हाँ. तो मुझे इस तरह से कुछ लिखना है. इसमें m और n की वैल्यू थोड़ी ना कहा है. तो हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है ना इसमें कहा है एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237. तो इसका मतलब होता है कि इस 3 को मैं 81 का कोई मल्टीपल और 237 का कोई मल्टीपल उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करती हूँ तो मेरे पास ये HCF आ जाएगा. सो दिस इज अ रिलेशन दैट आई नीड टू राइट. तो कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर पेपर में दिख गया ना लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237 तो हमें कुछ नहीं करना है. दो नंबर्स में को x एंड y उनके कुछ दो मल्टीपल्स लेने हैं x एंड y की टर्म्स में और उनको ऐड करना है एंड आंसर शुड बी इक्वल टू द HCF. चलो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Omkar wins if all the tosses give the same result and loses otherwise. That Omkar will lose the game. तो all the tosses 3 coins है तो head आए टेल आए तभी वो जीतेगा. 3 में टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 8 होते हैं तो 2 के केस में वो जीतता है बाकी 6 में वो हारेगा. ही विल लूज द गेम 6 आउट ऑफ 8 टाइम्स. ये आंसर आएगा 3/4. तो यहाँ पर आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का. बस ध्यान रखना है उसने लूज करना है और विन तब करता है जब ऑल द नंबर्स ऑल द कॉइन्स गिव द सेम रिजल्ट. तो इसका नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं. अब यहाँ पर हमें कहा गया नेक्स्ट पेज पर आ गए हम लोग. हमें कहा है बॉक्स कंटेन्स 24 balls. Some are red, other are white. Very good. और if a ball is drawn at random from the box, probability that it's white is 2/3. तो white number of balls को हमने x ले लिया, red हो जाएंगी 24 minus x. तो ये कह रहा है x/24 is 2/3. तो बहुत ही आसानी से हो गया है. तो ये आ जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो 8 नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स यहाँ पर आ गया 16 और व्हाइट बॉल्स ही पूछा है तो 16. तो कभी कभी चेक कर लेना दे आस्क यू नंबर ऑफ रेड बॉल्स तो आपके पास आएगा आंसर 8. पर क्योंकि मुझे 16 का है तो मैं लिखूंगी देयर आर 16 व्हाइट बॉल्स. तो बिल्कुल इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18. थोड़ी वर्कशीट इजी लग रही है ना या इतनी प्रैक्टिस कर ली कि अब हमें समझ में आ गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट नाउ तो है ना. शूट हमारे पास क्वेश्चन दो, शूट द क्वेश्चन एंड आई विल आंसर. ठीक है. तो यहाँ पर दिया है cos थीटा इज 3/5 5 कोसेकेंट थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन सेकेंट थीटा प्लस cot थीटा. अच्छा थोड़ा सा ये अब आ गया
देखो इसमें अब चेंज करने का फायदा है बिकॉज सीकेंड को सीकेंड पर रैंडमली रेशियोज दी हुई है, तो मैं क्या करती हूँ, cos थीटा 3/5 है, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये थीटा ले लिया, ये एडजेसेंट साइड 3 के, ये 5 के और ये ऑपोजिट साइड 4 के, थोड़ा सा बता दिया। अब को सीकेंट लिखना है, थीटा यहाँ है ना, को सीकेंट क्या होता है 5 के अपॉन 4 के, तो 5 के अपॉन 4 के, 4 tan थीटा लिखना है तो 4 इंटू 4 के अपॉन 3 के। मैं कह रही हूँ ना ये बहुत ही रैंडमली हमें रेशियोज दी हैं, तो इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं लगानी है, चुपचाप से, मतलब जितना इसको कॉम्प्लिकेट और कम करेंगे, ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जितना कम करेंगे उतना ही आसान है हमारे लिए। तो सीकेंट क्या हो जाएगा, एडजेसेंट 5/3 हो जाएगा, 5/3, और कॉट क्या हो जाएगा 3/4। देखो कुछ भी सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पे के लगा देना, बाद में आपने इसको काटना ही है, तो ये आ जाएगा 25/4 माइनस 16/3 अपॉन 5/3 प्लस 3/4। तो दोनों के जब हम एलसीएम लेंगे ना, दोनों के एलसीएम सेम हो रहे हैं, बाकी कुछ और सेम नहीं हो रहा, तो 75 माइनस 64 इन द न्यूमरेटर, 20 प्लस 9, तो 75 और माइनस 64 करेंगे तो 11 आएगा, नीचे 29, तो इसका आंसर हो जाएगा 11/29। देखो बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड वे में क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपके पास सारी रैंडम रेशियोज है, अगर कोसेकेंट को चेंज करते हो तो 1/sin, यहाँ पे sin बाय cos हो गया, क्या फायदा हुआ, यहाँ पे एलसीएम लेकर फायदा नहीं है, अगर आप डायरेक्टली इसकी वैल्यूज पुट कर दोगे तभी क्वेश्चन ये अनकॉम्प्लिकेटेड रहेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19 में लिखा है इन द गिवन फिगर line PRQ meets this x and y axis at P and Q respectively. Coordinates of R दिया हुआ है -4 2 and PR और RQ की रेशियो दी हुई है। देखो यहाँ से कुछ ऐसे ये कोऑर्डिनेट, थोड़ी सी फिगर को मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी, यहाँ पर ये दे दिया। देखो जब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना समझ नहीं आता ना, दिमाग चलना बंद हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना पेन उठाती हूँ और जो क्वेश्चन में लिखा है ना रैंडमली नंबर्स को सिर्फ पेपर पे नोट करना शुरू कर देती हूँ। तो जहां पर भी आप लगे ना कि आप पेपर में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, थोड़ा सा डिसइल्यूजन, ब्रेन हमारा क्या कहते हैं, ब्रेन फ्रीज की सिचुएशन आ जाती है, ब्रेन फॉग की सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसा होता है ना, तो सिर्फ पेन उठाना, पेन उठाकर पेपर में लिखना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसमें कीवर्ड्स लिखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखो ये जो कोऑर्डिनेट है रेशियो 1:2 दी हुई है, पी एक्स एक्सिस पर है तो ये x 0 की फॉर्म पे हुआ, क्यू वाई एक्सिस पर है तो ये 0 y की फॉर्म में होगा। तो यहाँ तक आते आते ना जो आपका ब्रेन डिसोरिएंट हुआ होता है वो दोबारा लाइन पे आ जाएगा। तो ये -4 2 आ गया, समझ में आ गया कि रेशियो दी हुई है तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, और पी आर रेशियो आर क्यू दी है, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, 1:2 की रेशियो है, तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 0, 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू -4, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये देखो 1 इंटू 0 2 इंटू एक्स। अब यहाँ से दूसरा हम करेंगे 1 इंटू वाई विच इज वाई, 2 इंटू 0 0 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2। तो बिल्कुल सही से x की वैल्यू हमारे पास आती है एज -6 और y की वैल्यू आती है 6। तो x की -6, y की 6, लेकिन मुझे कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं p के, तो p क्योंकि x एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -6 0, और लिख देंगे ऐसे p, और q क्योंकि y एक्सिस पर है और y की वैल्यू 6 आई है तो ये आ जाएगा 0 6, तो p -6 0। जब कोऑर्डिनेट्स पूछ जाए ना तो जरूरी है हम उसे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखें, पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखोगे नंबर बिल्कुल कटेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, जल्दी से वर्कशीट कंप्लीट करते हैं हमें, ठीक है ना, हमें और भी प्रैक्टिस करनी है, अभी बहुत प्रैक्टिस है, तो अभी मंजिल बहुत दूर है और बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ना है हमें, जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही दिमाग खुल जाएगा, पेपर में उतनी ही स्पीड बनेगी। सो वो स्पीड तभी बनेगी जब हमें क्वेश्चन आता है और हम फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं, सोचने का टाइम मिनिमम से मिनिमम हो किसी भी क्वेश्चन को देखकर, दैट टाइम विल से स्पीड बनती है। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी, जैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये, मैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है ना, तो मैं फटाफट से लाइन ड्रॉ करती हूँ, लिखती हूँ 2,9 Q, 6 3 6 इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, अच्छा सर्कल की डायमीटर है ये, विच सेंटर O, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अरे बाबा, तो रेडियस निकालना तो डायमीटर का हाफ होगा, तो मुझे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 3 का होल स्क्वायर, ये पी क्यू की वैल्यू है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 2 स्क्वायर 9 6 स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ पी क्यू, पी क्यू हो गया 4 प्लस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 40, 40 होता है, तो ये 2√10 लिख देंगे एज पी क्यू, लेकिन मुझे रेडियस कहा है, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, पी क्यू का हाफ होगा तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट्स, बिल्कुल यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कोई इसको अप्रोक्सीमेट करने मत निकलना।
मैंने क्या कोई पॉइंट्स गलत लिखे हैं? यहाँ पर लिखा है 2963। तो हाँ देखो ना, मैंने डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया। तो देखो ना, ये चीज ध्यान रखनी है हमें। कैलकुलेशंस को प्लीज 2 या 3 बार चेक करना। मैं जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर रही हूँ। ये 6 3 हो गया, तो 2 माइनस 6 4 स्क्वायर, 9 माइनस 3 6 स्क्वायर। अब बिल्कुल ठीक है। ये 16 हो गया, ये 36, तो ये पी क्यू की लेंथ आ गई। स्क्वायर रूट आ जाएगा 52, which will be 2 root 13. This is PQ, which is diameter. So I will find radius as square root of 13 units. So radius of the circle is square root of 13 units. चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि मुझे लगता है चांसेस है इस बार क्वेश्चन के आने के, क्योंकि यहाँ पर ना ये हमें क्या दिया हुआ है, इन दिस फिगर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CDA। अच्छा, ये तो फिर हमारा बुक का ही है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ। तो हाँ, ये बिल्कुल MCQ में आ सकता है। ये है एंगल A, ट्राइंगल ACB। यहाँ पर ये D ड्रॉ कर दिया, और फिर कहा है एंगल ACB, ये कंप्लीट एंगल, एंगल CDA इसके इक्वल है। AC हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, AD दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। कहते हैं BD की लेंथ निकालो, तो बिल्कुल निकालेंगे। तो जब दो एंगल्स दिए हुए हैं और ये देखो A एंगल कॉमन है, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ट्राइंगल ACB इज सिमिलर, ACB ट्राइंगल इज सिमिलर टू ADC। फिर से देखना, ACB, A एंगल कॉमन, D एंगल इस पूरे C के इक्वल था, और यहाँ पर ये वाला C और यहाँ पर इसका B आपस में इक्वल है। ट्राइंगल सिमिलर है बाय AA, सिमिलैरिटी रूल। तो AC अपॉन AD इज इक्वल टू CB अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो AC आपको दिया हुआ है 8, AB दिया हुआ है 3, निकालना क्या है, BD निकालना है भाई। BD तो नहीं दिया हुआ यहाँ पर, AB, अच्छा, तो ये 3 प्लस x आ गया, और AC फिर से आ गया 8, इसको x ले लिया ना, तो BD हमें निकालना, तो उसे x ले लिया, वही चीज हमारे पास अब बन गई। तो 64 इज इक्वल टू 9 प्लस 3x, और यहाँ पे माइनस किया, 64 माइनस 9 विल बी इक्वल टू 53, 55, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 55 इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 55/3 सेंटीमीटर। तो ये मेरी BD की वैल्यू आ गई। चलो जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ जी भाई, ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ बड़े आराम से करना है, क्योंकि देखने में ही मुझे थोड़ा पहाड़ सा लग रहा है ये। और अगर ये प्रूफ ऐसा प्रूफ पेपर में आता है और ऐसा कुछ आ गया मेरे पास, तो मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगी। जो लेफ्ट हैंड साइड का देखो फर्स्ट पार्ट है, जो कि लिखा है 1 प्लस कॉट ए प्लस टैन ए, बहुत अच्छा। और नेक्स्ट लिखा हुआ है इनटू साइन ए माइनस कॉस ए, वेरी गुड। तो अब मैं क्या करती हूँ इसमें, बिकॉज साइन एंड कॉस दिया, कॉट एंड टैन दिया है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में इसको चेंज करती हूँ, कॉट को एज कॉस ए बाय साइन ए, और यहाँ पर साइन ए बाय कॉस ए, इसे चेंज करूंगी, और यहाँ पर आ जाएगा ये साइन ए माइनस कॉस ए। बहुत बढ़िया। तो अब इसमें एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास बन जाता है साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए कॉस ए। ओके, ठीक है, साइन ए कॉस ए, और यहाँ से हम इसको लिख रहे हैं साइन ए माइनस कॉस ए। अब इसके बाद देखो, ये साइन ए, टैन ए, कॉट ए, कॉस ए दिया हुआ है, और सीकेंट के साथ दिया है, सीकेंट बाय कोसीकेंट स्क्वायर। चलिए कुछ ना कुछ तो देखेंगे इसमें, या फिर मुझे इसको भी ओपन करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या करना है इसमें। तो देखो, अगर मैं इसको सॉल्व आगे यहाँ पे मैं आई कैन हैव यहाँ पर इसको 1 लिख सकती हूँ, पर एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि देखो, ये है ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर है ये a माइनस बी। तो बिल्कुल मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा साइन क्यूब a माइनस कॉस क्यूब a अपॉन साइन ए कॉस ए। फिर से देखना मैंने क्या किया है, ये जो न्यूमरेटर मेरे पास था, ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की एक्सपेंशन, जिसमें है x माइनस वाई, तो ये है x, ये है y।
तो ये देखो ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, मतलब जैसे मर्जी ले लो क्योंकि प्लस में ही है। मैंने अगर साइन को एक्स लिया है तो ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई, थोड़ी सी 9th पिछली यादें, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो ये लगा दिया। अब ना कुछ मुझसे ये सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब मैं क्या करती हूँ, जैसे साइन क्यूब है ये, ठीक है ना। तो साइन क्यूब और ये कोसेकेंट स्क्वायर दिया हुआ, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसको ना स्प्लिट कर देती हूँ, ये आएगा साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए कॉस ए, और ये आ जाएगा कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो ये साइन और स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। तो ये कॉस तो ऊपर चला गया, सीकेंट ए बन गया, और ये जो साइन स्क्वायर था इसको आपने कैंसिल करके साइन स्क्वायर ए निकाला, ये नीचे आ गया कोसेकेंट स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। और यहाँ से भी हमने कॉस और ये कॉस क्यूब को कॉस स्क्वायर ए किया, तो ये मेरे पास आ गया कोसाइन ए एज cosecant A in the numerator and cos square A as secant square A in the denominator। तो कितना कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है इस चीज को। अब ये तो हमने प्रूव कर दिया हमारा सेकंड वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। थर्ड करना है tan sin A tan A। ओके, तो इस पे भी आते हैं। तो जब मैंने इसको इस तरह से नहीं लिखा था, तो ये मेरे पास बनकर आया था साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो बिल्कुल देखो, थोड़ा सा ही इन्होंने टर्म्स का फेरबदल किया हुआ है। तो साइन ए एक अलग कर दिया, देखो मैं यहाँ पर साइन ए अलग कर रही हूँ और साइन ए अलग करके ऐसे कॉस ए लिख रही हूँ। तो एक साइन अलग, साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा यहाँ से, टैन ए। कमॉन, इतना तो हम प्रैक्टिस कर ही चुके हैं अब तक कि थोड़ी सी मेरी ये बात समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये साइन ए है और ये टैन ए है, ठीक है। तो ये साइन ए एज इट इज साइन बाय कॉस टैन, ऐसे ही दिस इज कॉस ए इंटू कॉस ए बाय साइन ए। तो कॉस ए एज इट इज, और ये कॉस बाय साइन हो गया कॉट। तो फिर से हमने ये प्रूव कर दिया। थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप करना, वहां पे अच्छे से लिख देना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 ना, अब पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन मुझे दिखा तो मुझे लगा कि क्लास में करना चाहिए। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होता, पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें ना कहा गया है कि ऐसी एक बॉल रखी हुई है, हमने राइट एंगल बनाया हुआ है हमने। चलो थोड़ा सा अच्छे से राइट एंगल बनाते हैं, राइट। तो एक मैंने ऐसे राइट एंगल बनाया है, राइट, और इस पर एक सर्कल हम लेंगे, ठीक है। आई टेक दिस सर्कल, थोड़ा सा बड़ा करके लेती हूँ ताकि समझ में आए, और हमने इसको इस तरह से प्लेस किया, ठीक है। क्वेश्चन को आराम से समझना। इस सर्कल को हमने कुछ इस तरह से प्लेस किया है अगेंस्ट दिस राइट एंगल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसके बाद इन दोनों के बीच में, यहाँ वॉल ये राइट एंगल है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा सर्कल हमने और प्लेस किया है। तो देखते हैं छोटा सा सर्कल ये प्लेस हो जाता है कि नहीं, ठीक है। तो ये छोटा सा सर्कल हमने और प्लेस किया। चलो ये तो अप्रोक्सीमेटली फिट हो ही गया, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करके इसको फिट कर देते हैं इसमें, बिल्कुल फिट हो गया, बढ़िया। तो अब हमें कहा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अ रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो ये जो बड़ा सर्कल है 2 सेंटीमीटर रेडियस, इसको प्लेस किया गया है अगेंस्ट अ राइट एंगल। तो ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, दिस इज 2 सेंटीमीटर। और एक छोटे सर्कल की जिसकी रेडियस को मुझे निकालना है, तो आई विल टेक द रेडियस एज आर। तो इस छोटे वाले सर्कल के छोटू से की हमने रेडियस आर ली, तो इसका सेंटर ओ डैश ले लिया, ठीक है। अब आपको एक चीज हमने अगर करवाई हो आपकी टीचर्स ने, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट द सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर्म अ सेम स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन होगी और ऐसे ही ये भी आगे जाकर ओरिजिन से ही पास करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये O, अगर मैं इसको पॉइंट को R लेती हूँ, तो R P O एक स्ट्रेट लाइन है, और R P हो तो जो हमारे पास ये A O B R बन रहा है ना, AOBR is a square. AOBR is a square. तो इसकी all the sides will be 2 centimeter each. तो जो हमारे पास ये OR है that will be the diagonal. तो 2 square plus 2 square under root which is square root of 8 which is 2 root 2 centimeter.
तो ये मेरे पास OR की लेंथ जो आ गई वो आ गई 2√2 सेंटीमीटर। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। जैसे ये OR स्क्वायर था ना, ऐसे ही ये देखो मैं दो स्क्वायर्स बनाए हैं, OARB, OBRA स्क्वायर है। ऐसे छोटे वाले सर्कल में SRTP ऑल्सो अ स्क्वायर जिसकी साइड है R, ठीक है। तो जो ये RP है ये छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल है। छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल साइड 2 है, तो ये आ गया RP एज √2R। अगेन RP जो है वो √2R है। तो पूरे OR को मैं इस तरह से स्प्लिट करती हूँ कि ये मेरे पास बना RP प्लस रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल प्लस रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल जो कि है 2 and that is equal to the complete diagonal of the square which is 2√2। थोड़ा सा फिर से समझना कि यहां से मैंने लिया रेडियस ऑफ द, दिस इज द डायगोनल ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, दिस इज रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, दिस इज रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। इन तीनों को ऐड करके मेरे पास डायगोनल बन जाएगा। तो देखो ना RP भी क्या है √2R, ये है √2R, ठीक है ना। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, प्लस R प्लस 2 इज इक्वल टू 2√2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मैंने यहाँ से R कॉमन लिया, √2 प्लस 1 और ये 2√2 माइनस 2 हो जाएगा। R क्या आएगा 2√2 माइनस 2 अपॉन √2 माइनस प्लस 1। इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हो अगर इतना छोड़ना है। यहां तक निकाल लेना मतलब आपका मिशन अकम्प्लिश्ड है। इसके बाद ना करो चाहे ना करो, इतना भी अगर सर्वाइव कर जाते हो तो बिल्कुल नंबर मिलने चाहिए। मेरे जैसा एग्जामिनर अगर पेपर चेक करोगा तो बिल्कुल नंबर देगा कि जिस बच्चा जो यहाँ तक पहुंच गया वो जरूर ही जरूर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल ही उसको नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं गिवन दैट √5 इज इरेशनल। बिल्कुल ठीक बात है। प्रूव दैट √5 प्लस 3√5 इज इरेशनल। ओके, तो ये लिखा है √5 प्लस 3√5 इज ऑल्सो इरेशनल। अब गिवन है √5 इरेशनल तो वो बड़ा सा प्रूफ हमें नहीं लिखना, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, ये √5 प्लस 3√5 कॉमन एलसीएम ले लूंगी। तो जब कॉमन एलसीएम लूंगी तो कुछ इस तरह से इसको सॉल्व कर, ठीक है। तो दिस विल बी 5 प्लस 3 अपॉन √5, तो ये आ गया 8 अपॉन √5। इसको रैशनलाइज कर सकते हो या फिर इसको एज a अपॉन b लिख लो, ठीक है। तो √5a इज इक्वल टू 8b या √5 इज इक्वल टू 8b अपॉन a। यहाँ पे आप लिखोगे a and b आर कोप्राइम इंटीजर्स, b इज नॉट इक्वल टू 0, सो √5 इरेशनल है, 8b अपॉन a rational है। irrational numbers cannot be equal to rational numbers. Our supposition is wrong and this contradicts our statement, and this contradiction has arisen from our incorrect assumption. Hence we've proved that √5 plus 3 by √5 is irrational। बात वही है, घुमा फिरा कर बात करनी है, आपको प्रॉपरली ये प्रूफ याद करके जाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन ये पेपर में आता ही है, हर साल आया हुआ है, इस साल फिर से आएगा, तो आपने कुछ इस तरह से ही इसको आंसर करना है। नेक्स्ट है ये वाला भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स। तो इसमें 2 नंबर्स आर x एंड y, ठीक है। दोनों में से एक बड़ा ले लो, दिस इज द बिगर नंबर, दिस इज स्मॉलर नंबर, कुछ इस तरह से ले लेते हैं। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, तो बिगर माइनस स्मॉलर, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स इज 180, cos प्लस 180 होगा। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर विच इज y स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8x। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस फैक्टर्स कर दिया माइनस 10x प्लस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हुए x माइनस 10 प्लस 8x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 10 है या फिर माइनस 8 है। अब ये तो हमें नहीं कहा हुआ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम क्या करेंगे इस केस में, तो हमें x की वैल्यू देखो 10 और माइनस 8 आई, राइट। तो उसने कहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, तो ये हमारा x था बिगर नंबर, है ना। तो अगर मैं स्मॉलर नंबर लेती हूँ तो वो कितना हो जाएगा, तो अगर मैं x को -8 पुट करती हूँ यहाँ पर, तो वो कहता है कि मेरे पास
difference of squares smaller number is 8 times the larger number, तो ये 8x आ गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने गलत कैलकुलेशन कर दी, ठीक है ना। तो देखो मैं फिर से कह रही हूँ, जल्दी जल्दी में, बहुत ज्यादा जल्दी में जब वर्कशीट सॉल्व कर रही हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा फिर से इसको करेंगे। हमारे पास है लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। बिगर नंबर हमने ले लिया एज x, स्मॉल नंबर ले लिया एज y। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इज 180 and square of the smaller number is 8 times the larger number, ठीक है। तो यहाँ से x square minus y square which is 8x is 180। तो x square minus 8x minus 180 equal to 0। एक्चुअली होता क्या है, मैं जब भी अपनी इक्वेशन सॉल्व करती हूँ तो मैं हमेशा उसे काउंटर चेक करती हूँ, ठीक है ना। तो मैं अपनी गलती कैसे स्पॉट कर पा रही हूँ, जैसे मैंने गलती जितनी भी अभी इस वर्कशीट में कर रही हूँ सॉल्व करते हुए, तो मैं कैसे स्पॉट करती हूँ, जैसे मैंने आंसर कहा कि 10 and minus 8 है, सो आई ट्राई टू पुट माई वैल्यूज हियर, तो कहीं से भी वो मैच नहीं करती हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने गलती की आंसर में। तो जब भी आप स्टेटमेंट सम्स को x एंड y में सॉल्व करो, तो कोशिश करनी है, आपने वेरीफाई जरूर करना है अपनी वैल्यूज को, रैंडमली पुट करके आंसर मत निकालना। मैं जब वेरीफाई करती हूँ तो मैंने हर बार अपनी गलती स्पॉट की है। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 8x आ गया। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो मुझे 180 के फैक्टर्स करने हैं, मैं 80 के फैक्टर्स कर रही थी वहां पर 10 और 8, तो माई बैड। तो यहाँ से ये मेरे पास आ गया 180 के फैक्टर्स होते हैं, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी 18 इंटू 10, हुआ ना, देखो राइट। तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो वैल्यूज आई, तो ये हो जाएगा x माइनस 18 x प्लस 10 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई, तो एक x की वैल्यू है 18 और एक है माइनस 10। अब x की अगर हमने 18 वैल्यू ली है, माइनस 10 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जब मैं माइनस 10 यहाँ पुट करती हूँ, इफ आई पुट माइनस 10 हेयर, तो होता क्या है, ये माइनस 80 बन जाएगा। माइनस 80 का मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि इरेशनल नंबर आएगा, कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस 10 रिजेक्टेड कर देंगे एज इट गिव्स नेगेटिव वैल्यू, इनकंसिस्टेंट है, तो ये हमने इनकंसिस्टेंट की वजह से इसको रिजेक्ट किया। तो x की वैल्यू 8 आती है। अब y की वैल्यू निकालनी, तो y स्क्वायर उसने कहा है इज इक्वल टू 8 इंटू 18। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना है आपने, y क्या करना चाहिए, 8 इंटू 18 अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 8 तो होता है 2 क्यूब, है ना, और यहाँ से 2 इंटू 9, अच्छा जी, परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये। तो y मेरे पास आ जाएगा, y स्क्वायर इज किसका स्क्वायर है ये, हम ये देखते हैं, तो ये होता है 144, या तो ये आ गया 144, ठीक है ना। 2 रेज़ टू पावर 4, 16 इंटू 9 इज 144। तो y स्क्वायर दिया हुआ है एज 144। तो बच्चों बहुत ध्यान रखना है, y स्क्वायर इज गिवन एज 144, तो y के लिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 12। बहुत ध्यान है कि y स्क्वायर 144 के इक्वल है, तो y की वैल्यू प्लस 12 भी हो सकती है, माइनस 12। और यहाँ y का माइनस 12 ना कभी भी हमें इनकंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं देगा। कैसे, देखो यहाँ पर मैंने x स्क्वायर को 18 लिखा, 18 का स्क्वायर, y को माइनस 12 लेके चलते हैं, माइनस 12 का स्क्वायर किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 324 माइनस 144, 180 ही आता है, तो ये भी हमारी वैल्यूज होगी, मतलब एक सेट हमारे पास आ गया ये। और यहाँ पर भी मैं y को स्क्वायर कर रही हूँ, तो अगर मैं माइनस 12 को स्क्वायर कर रही हूँ तो ये 8 इंटू 18 ही दे रहा है मुझे। तो मेरे पास दो सेट्स होंगे, तो या तो द नंबर्स आर 18 एंड 12 और 18 एंड माइनस 12। तो ये दो सेट्स आएंगे, इसमें हमने दोनों ही लिखने हैं और दोनों से ही हमें मार्क्स मिलेंगे। अगर आप मान लो 12 लिखते हो, इसको नहीं लिखते हो, तो हाफ नंबर बिल्कुल हमारा कैंसिल आउट, हमारा बिल्कुल कट सकता है, ठीक है। तो चलो इसकी नेक्स्ट वाली पेज को ओपन करके देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन ही हैं इसमें, तो वो सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमसे सॉल्व होते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है ये फैक्टराइज होने वाला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, तो हमारी जो अल्फा और बीटा की रैंडम में वैल्यूज है वो -3 और -1, x प्लस 3 x प्लस 1 फैक्टर्स हो जाएंगे। So find the quadratic polynomial whose zeros are 1 plus beta by alpha and 1 plus
अल्फा बाय बीटा, दोनों ही नेगेटिव हैं। एक बार बीटा को -3, ठीक है बिल्कुल, तो आई कुड हैव टेकन इट लाइक दिस। अगर आप अल्फा को -3 लेते हो तो 1 प्लस, दोनों नेगेटिव्स है, बीटा बाय अल्फा, तो 1/3 हो जाएगा। एंड द जीरोस आर 1 प्लस अल्फा इज 3, है ना, अल्फा को 3 लिया था, 3/1, तो जीरोस आर 4/3 एंड 4। चलो बहुत बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कुछ इस तरह से सॉल्व होगा, और यहाँ से इसे लिख देंगे कि बहुत ही शॉर्टकट से है। तो जब भी आपका पॉलिनोमियल सॉल्व हो जाता है, फैक्टराइज हो जाता है, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बनकर आ जाएगा x² माइनस 12 प्लस 4 16/3x 16/3x, और यहाँ से ये आ जाएगा प्लस 16/3। तो बिल्कुल ठीक वे में हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ से इंटू के ले लेंगे, वेयर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व हो गया। हाँ, इसको आप सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इससे भी कर सकते हो, बट आई थिंक ये सबसे इजी वे है इसका, जब हमने पॉलिनोमियल को ही फैक्टराइज कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय दीज लाइंस। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से करके आना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसमें आपको 2 लाइंस दी हुई हैं, आपको दोनों लाइंस को कहा गया है कि इनको आपने ड्रॉ करना है। तो मैं इसको ड्रॉ करूंगी, और फिर कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस के साथ, तो वाई एक्सिस ये है हमारी। तो पहले जो दिया हुआ है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो x और y की रैंडमली वैल्यूज लेते हैं। तो इसके लिए सबसे इजी क्या होता है, x को 0 लिया, y -5 है, y को 0 लिया, x इज 1, है ना। तो सबसे आसान है ये 1 0, और ये 1 2 3 4, और ये थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये मेरे पास -5 आ गया। तो पहली वाली लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। थोड़ी सी इसको ठीक से ड्रॉ करना, और क्योंकि लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट नहीं, तो इट शुड कंटिन्यू ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। और फिर इस लाइन का नाम लिखना है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5। मैंने तो वैसे 2 पॉइंट्स लिए हैं, आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं, तो इन बिटवीन कोई भी एक और पॉइंट लेकर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ले लिया, x को 2 y 5, तो मैंने x को लिया है 2, y इज x इज 2, y इज 5। तो देखो ये वाला, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, x is 2, y is 5। ये 3 पॉइंट्स लेकर मैंने अपना फर्स्ट वाली लाइन ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट है 3x is equal to y plus 3। 3x is y plus 3, तो इसमें पहले मैंने x को 0 लिया तो y -3 आता है, y को 0 लिया तो x 1 आता है, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया, ठीक है। y is -3 when x is 0, -3 का मतलब है ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो पहले मैं इन दोनों से तो लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, इसको फर्दर यहाँ एक्सटेंड किया, ठीक है। तो अब मुझे ये पता है कि ये लाइन है 3x is equal to y plus 3। तो एक और पॉइंट ले लेते हैं, 3 into 2 करेंगे 6, और यहाँ पे y 3 आ जाएगा, तो x is 2, y is 3। ये देखो ये वाला x is 2, y is 3, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी रैंडमली और थोड़ी जल्दी में हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो एक ये लाइन जो है 3x प्लस इक्वल्स टू y प्लस 3, और एक ये लाइन जो कि है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, और ये y एक्सिस। इन तीनों के साथ एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकलने हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो a के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या थे, a कोऑर्डिनेट है यहाँ से 1, 0। b के कोऑर्डिनेट्स हमारी ये वाली लाइन की इंटरसेक्शन है, तो इट इज 0, -3। C के कोऑर्डिनेट्स है 0, -5। तो आपने लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल आर 1, 0, 0, -3 एंड C 0, -5। तो ये हमारा सेकंड पार्ट इसका कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल सॉल्व हो गया। इसको बहुत ध्यान से करना है, ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा। अगर आपसे स्टेटमेंट प्रॉब्लम नहीं बन रही है, सॉल्व नहीं हो रही है, डाउट्स हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, तो गो फॉर दिस क्वेश्चन, और ये बहुत इजीली सॉल्व होते हैं।
फिर लिखा है सीमा ट्रेवल्स 150 किलोमीटर टू दिल्ली पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस 2 hours if she travels 30 किलोमीटर by train and remaining by bus if she travels तो स्पीड ले ली let the speed of bus be x किलोमीटर per hour speed of train be equal to y किलोमीटर per hour total distance है 150 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर बाय ट्रेन गई है तो ये टाइम लगा 30 बाय डिस्टेंस 30 टाइम बाय और रिमेनिंग बाय बस तो टोटल डिस्टेंस 150 था तो बचा 120 वो बस से गई तो उसको 2 घंटे लगे और उसने कहा है इफ शी ट्रेवल्स 50 बाय ट्रेन 50 बाय ट्रेन मतलब 50 अपॉन y बाकी बचा 100 किलोमीटर बाय bus which is at the speed of x she takes 5 minutes longer तो उसको अब 2 hours 5 minutes लग रहे हैं तो इस 5 minutes को आप कैसे लिखोगे इसे लिखेंगे 5 by 60 तो 2 1 by 12 ये आ जाएगा हमारे पास इसको 25 by 12 लिखेंगे यहाँ पर ठीक है तो दिस वुड बी 25 by 12 2 hours 5 minutes 5 minutes को कन्वर्ट किया आवर्स में this is 1 this is 12 तो this is 2 1 by 12 25 by 12 अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा हार्ड ट्रिकी होता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना क्योंकि हमारे पास ना जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में पर बिल्कुल भी इसको ध्यान मत रखना मतलब कोई इसमें कंफ्यूज मत होना आपने सिर्फ कोएफिशिएंट्स को सेम रखना है तो कोएफिशिएंट्स को सेम रखने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 50 से और इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 30 से तो ये हो जाएगा 1500 बाय y प्लस 6000 बाय x इज इक्वल टू 100 और यहाँ 30 से करूंगी तो 1500 बाय y प्लस 3000 बाय x 25 into 30 which is 750 by 12 मैं ज्यादा इसमें सोच नहीं रही हूँ माइनस किया ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से ये आएगा थोड़ा सा इसको हम साइड पे कर देते हैं हमें कैलकुलेशंस करनी है तो ये आ जाएगा माइनस प्लस 3000 बाय x इज इक्वल टू इन दोनों को भी माइनस करना है तो 1200 माइनस 750 बाय 12 तो 3000 बाय x तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 गया और 450 बाय 12 चलो अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से ये x गया 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 15 जा और ये 3 4 जा ठीक है ना 3 के टेबल पे कट किया और यहाँ से ये आ गया मेरे पास 20 क्रॉस मल्टीप्लाई किया x की वैल्यू आ गई 80 किलोमीटर पर आवर वेरी गुड तो हमारे पास x की वैल्यू 80 आ गई अब मैं कोशिश करती हूँ y की वैल्यू निकालना तो 30 अपॉन y प्लस 120 अपॉन 80 इज इक्वल टू 2 तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो मैं अब करूंगी 30 अपॉन y माइनस 2 12 बाई y 3 बाई 2 हो गया है ना 3 बाई 2 इक्वल्स टू तो 4 माइनस 3 बाई 2 30 अपॉन y इज इक्वल टू 1 बाई 2 आ गया तो हाँ y की वैल्यू मेरे पास आ गई 60 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड ऑफ बस हमने निकाली है 80 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन निकाली है 60 किलोमीटर पर आवर होपफुली ये क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व हो गया है बस इसमें 1 बाय x में कंफ्यूज मत होना वो थोड़ा ध्यान देना रेस्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है इसमें इक्वेशंस बनानी भी इतनी मुश्किल नहीं अब आते हैं नेक्स्ट ये हमारे फिर से बुक का क्वेश्चन है हाँ ये हमारा सर्कल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का आई थिंक ये तो आप खुद कर ही सकते हो कि इसमें लिखा है अगर आपको फिर भी मुश्किल आती है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स आप मुझे एक कमेंट कर दीजिए कि नहीं ये क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कीजिए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी बट सर्कल्स का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बिल्कुल पेपर में आ सकता है और थोड़ा लंबा ही होगा ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ठीक है तो कुछ इस तरह से वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो इसको बस थोड़ा सा प्लेसमेंट इसकी हमने ध्यान देनी है तो आई कीप इट हेयर इन बिटवीन थोड़ा सेंटर और मैं इसको थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूंगी तो सो दैट इट इज इनसाइड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर टेंजेंट्स टू द सर्कल बिल्कुल फिट हो गया ना साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर टेंजेंट्स so such that
the segments BD and DC into which BC is divided are of length 8 centimeter and 6 centimeter. BD and BC दिया है बिल्कुल. फाइंड द साइड्स AB एंड AC और रेडियस दी हुई है 4. तो यहाँ से रेडियस 4 दे दिया, ये भी रेडियस 4 दे दिया, ये भी रेडियस 4 दे दिया. बिल्कुल ही NCERT का क्वेश्चन है. ये 8 आ गया, ये 6 टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं. दैट ये रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, ये भी x है, ये भी x है. तो इसको एक बार हमने एरिया निकालना है हिरॉन्स फॉर्मूला से और फिर हमने 3 छोटे ट्राइंगल्स लेकर इसको ऐड करना है. तो बेसिकली we will say area of triangle ABC, ये सेंटर O ले लिया, area of triangle AOC plus area of triangle BOC plus area of triangle COB. तो इन तीनों को हमें ऐड करके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज डू लेट मी नो. बहुत बार किया हुआ क्वेश्चन है. ये एरिया निकालेंगे हिरॉन से और ये निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे, एक सॉल्व होगी, एक रिजेक्ट होगी और उसके बाद AB और AC की लेंथ निकाल देंगे और जो हमारे पास आएगी AB एज 15 सेंटीमीटर एंड AC एज 13 सेंटीमीटर. ठीक है. अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th one, which says 2 ships are sailing in the sea on either side of the lighthouse. तो 2 ships are there on the either side. Application of trigonometry का क्वेश्चन है. Either side of the lighthouse. तो एक ship 1, एक ship 2. Angles of depression as observed from the top of the lighthouse. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक शिप का है एज 60 डिग्री और दूसरी शिप का है एज 45 डिग्री. चलो ठीक है बिल्कुल. सो AB इज द लाइट हाउस, ये हमारी शिप्स है. इफ द लाइट हाउस हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर्स. अरे बाप रे, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया होगा भाई, बहुत ही ज्यादा इजी. तो ये निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. तो tan 45 निकालोगे तो ये 100 आ जाएगा और ये वाला अगर हमें निकालना है 60 के ऑपोजिट साइड हमें दिया है तो हम निकालेंगे AB अपॉन BS1 एज tan 60 विच इज √3. तो AB by √3 विच इज 10 by √3 इज दिस. तो ये आ जाएगा 100 √3 by 3 प्लस 100. ठीक है. तो इसको सॉल्व करना है फर्दर. थोड़ा सा इसको हम थोड़ा रिफाइन करके लिख लेते हैं. यहां से 100 कॉमन लिया, राइट. तो ये मेरे पास आ जाएगा √3 प्लस 3 अपॉन 3. सो दिस इज द राइट आंसर. ठीक है. मीटर्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज गिवन एज दिस पर्टिकुलर नंबर 100. अगर √3 की वैल्यू दी होगी तो हम फर्दर इसको पुट करके सॉल्व कर लेंगे, पर नहीं दी हुई तो यहीं पर छोड़ देंगे एंड दिस क्वेश्चन इज डन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31. लास्ट क्वेश्चन करना है हमें ये. क्वेश्चन नंबर 31. अच्छा, क्या कहा गया है इसमें? फाइंड द मीन मीडियन मोड. अरे बाप, बिल्कुल सही तरह से हमने फॉर्मूला लगाकर मैं आपको आंसर देती हूँ. तो प्लीज मीडियन और मोड निकालो. कोई इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं निकालना. बड़े आराम से मीन, बड़े आराम से मीडियन और बड़े आराम से मोड निकालना है. तो इसमें जो आंसर्स आएंगे वो है 39.2 और क्योंकि एज लिखा है तो आप लिखोगे ईयर्स. मीडियन इसको सॉल्व करके आएगा 40.6 ईयर्स और मोड सॉल्व करके आएगा 43.57 ईयर्स. अगर आपका इससे कुछ अलग आंसर आता है तो प्लीज डू लेट मी नो. मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी कि हमारे आंसर्स मैच करते हैं कि नहीं. ठीक है. और क्या गलती आपने की है वो भी आप कर सकते हो. एंड इसके बाद और भी वर्कशीट्स आएंगी और भी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस जो मैंने अलग से सॉल्व किए हैं जो वर्कशीट्स में इंक्लूड नहीं किए हुए. प्लीज टू हैव अ लुक बिकॉज बोर्ड पेपर कहते हैं इस बार बहुत रैंडम डाल रहा है. अब वो रैंडम कैसे डाल रहा है? टिपिकल पेपर नहीं आने, डिफिकल्ट नहीं आने, बहुत रैंडम है कि कहीं क्वेश्चन कहाँ से उठाया, कहीं क्वेश्चन कहाँ से उठाया. अब इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कैसे पेपर बन रहे हैं, लेकिन हम जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट से डिफरेंट क्वेश्चंस की, उतना ही हमारा पेपर अच्छा जाएगा. तो प्लीज डू हैव अ लुक ऑन दोस वीडियोस एज वेल. बिल्कुल देखना. और कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी आपको इश्यूज हैं, प्लीज डू लेट मी नो. आप सिर्फ एक कमेंट छोड़ दो. आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल बिकॉज पेपर 10th को है, हम डिले नहीं कर सकते. थैंक यू.